हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे बीपीएससी 60 डेज़ चैलेंज चल रही है ना, उसका मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन 3 वीडियो हमने करे। ये हमारा चौथा वीडियो होगा और इस वीडियो में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ इसी तरह से 60 डेज़ जुड़े और सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखना हम लोग ये पेपर ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर या कभी ना कभी ज़रूर आए हैं एक बार। ठीक है, तो देखो, जो हमारा पहला आप देख रहे होगे, तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन, ये याद रखना है आपको। ठीक है, जितने भी गोल मेज सम्मेलन सारे याद रखने हैं। ये सबसे पहला है। तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ था 1930s में। कब हुआ था? 1930s में। और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। इसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो याद रखना है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930s में। और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, उसके बाद एससी बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में ना स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना करी थी। ये याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 मतलब 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना, अंतरिम है ये, ठीक है, अंतिम नहीं है, अंतरिम सरकार की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पे? सिंगापुर में। और याद रखना, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज भी इन्होंने ही बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछता है कि ना कि अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ करी थी? तो सिंगापुर में। कहाँ करी थी? सिंगापुर में। अब आईएनए के संस्थापक कौन है? ठीक है, आईएनए के संस्थापक हैं मोहन सिंह। ठीक है, बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आईएनए किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। नहीं, आईएनए किसने बनाया? मोहन सिंह ने। आईएनए किसने बनाया? मोहन सिंह ने। और भारतीय राष्ट्रीय सेना 1942 मलेशियाई अभियान के दौरान इसको बनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय सेना। ठीक है ना, ये इसके संस्थापक कौन है? मोहन सिंह। ठीक है, 1942 की बात कर रहा हूँ मैं, 1942 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आईएनए के संस्थापक कौन है? मोहन सिंह। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए, इसका 1942 में मलेशिया अभियान के दौरान इसे बनाया गया था। मलेशिया अभियान के दौरान, ठीक है, याद रखना है, मलेशिया अभियान के दौरान इसे बनाया गया था। आईएनए के संस्थापक है मोहन सिंह। अब एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ये दिल्ली चलो मूवमेंट शुरू करा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। और अंडमान निकोबार में शहीद और स्वराज, दो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, शहीद और स्वराज। ठीक है ना, ये दो चीज अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस ने। अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूं मैं। अंडमान को शहीद कहा जाता है और निकोबार को स्वराज कहा जाता है। अंडमान को शहीद कहा जाता है और निकोबार को स्वराज कहा जाता है। ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही शुरू करा था, शहीद स्वराज। अंडमान को शहीद और निकोबार को स्वराज किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो भी किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पे? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। अब आईएनए, जो आईएनसी थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका ना 3 पी था। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। ठीक है ना, मतलब वो हाथ पैर जोड़ के ही आज़ादी चाहते थे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज किसी ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने, कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है। जो कांग्रेस का महल है ना, वो लड़खड़ा रहा है, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। क्योंकि कांग्रेस बनाई थी एओ ह्यूम ने, और ये तो अपने फायदे के लिए बनाई थी, लेकिन बाद में उसको निकाल दिया गया था। ठीक है, तो शुरू में लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन याद करो, जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन करा था। तो लॉर्ड कर्जन ने बोला कि कांग्रेस का महल जो है वो लड़खड़ा रहा है। ठीक है, अब अदूरदर्शी अल्पसंख्यक, ये बोला था लॉर्ड डफरिन ने। अदूरदर्शी अल्पसंख्यक बोला था लॉर्ड डफरिन ने। दो चीजें याद रखनी है, लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला? कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है। और अदूरदर्शी अल्पसंख्यक किसने बोला था?
लॉर्ड डफरिन। कभी कभी ना कभी स्टेटमेंट आ जाती है अदूरदर्शी अल्पसंख्यक किसने बोला? लॉर्ड डफरिन ने। किसने बोला? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, चल अब देखो ये है हमारा सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ठीक है, सुरक्षित वॉल्व का सिद्धांत। बताओ सुरक्षित वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, हमने पढ़ा है सुरक्षित वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया है। हमने शुरू में पहले वीडियोस में पढ़ा था, है ना। आप लोग कमेंट करना सुरक्षित वॉल्व का। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, देखो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी 1916 में लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय ने दिया था। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने 1916 में। और ना इनकी एक मैगजीन थी, उनका नाम था यंग इंडिया। याद रखना, इनका एक मैगजीन है, तो कभी कभी पूछ लेता है यंग इंडिया किनकी मैगजीन है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, इनका यंग इंडिया एक मैगजीन था। और इस समय जो वाइस रहते वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और ये लॉर्ड डफरिन की ही उपज थी। ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी ये। ठीक है, यंग इंडिया मैगजीन। ठीक है, लाला लाजपत राय ने की मैगजीन है यंग इंडिया, याद रखना इसको। ठीक है, अब जलियांवाला बाग मैस्केर, ये हमने भी पढ़ा था। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग मैस्केर। इस समय जो वायसराय थे ना वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। वो एक एक्ट लेके आए थे। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी को क्या बोला जाता है? इसी में क्या था? रोलेट एक्ट था। ठीक है, रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट था। जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ था 1919। कहाँ पे? बैसाखी का मेला चल रहा था अमृतसर में। ठीक है ना, याद रखना वहीं पे हुआ था। ठीक है, जिसमें जनरल डायर ने वहाँ पे लोगों को गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग मैस्केर में वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उस समय कौन सा एक्ट आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रोलेट एक्ट इसी को बोला जाता है। उसका लखनऊ सेशन उससे पहले हुई थी 1916 में। ठीक है, लखनऊ सेशन भी याद रखना। और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने जिन्होंने गोली चलवाई थी, ठीक है ना, ये वही बंदा है। तो पंजाब के, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग मैस्केर के टाइम पे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वो थे माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। अब एक चीज और याद रखना है, इंडियन ग्लैडस्टोन। देखो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी को एक और नाम दिया जाता है, इंडियन ग्लैंड स्टोन, इंडियन ग्लैंड स्टोन। और फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये भी इनको बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये भी बोला जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इनकी ना एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद रास गुफ्तार, रास गुफ्तार, ये इनकी न्यूज़पेपर थी, रास गुफ्तार। याद है ना दादा भाई नौरोजी कौन थे? सेकंड आईएनसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, सेकंड आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष यही थे। और फर्स्ट पारसी अध्यक्ष भी यही थे 1886 में, 1886 में, क्योंकि कांग्रेस कब बनी थी? 1800, कांग्रेस कब बनी है? 1885 में। रास गुफ्तार इनका न्यूज़पेपर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज प्रोपाउंड बाय हिम। ठीक है, ये याद रखना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन ग्लैंडस्टोन, इंडियन ग्लैंडस्टोन, इंडियन ग्लैंडस्टोन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। रास गुफ्तार किसका न्यूज़पेपर है? दादा भाई नौरोजी को। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। सेकंड अध्यक्ष कौन थे आईएनसी के? दादा भाई नौरोजी। कब? 1886 में। ठीक है, ठीक है, 1886 में। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला है वो है कि मदर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको बोला जाता है? याद रखना, भीकाजी कामत, ये अपने मेट्रो स्टेशन का नाम भी सुना होगा, दिल्ली में है। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन
नेशनलिज्म, मदर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसको बोला जाता है? भीखाजी कामा। भीखाजी कामा पैलेस सुना होगा आपने, भीखाजी कामा पैलेस, ये मेट्रो स्टेशन भी है, उससे याद रख सकते हो। मदर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मदर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किनको बोला जाता है? भीखाजी कामा। और स्वदेशी आंदोलन याद रखना, स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ था फॉर बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कौन से डेट को याद करवाया था मैंने? 16 अक्टूबर को। और घोषणा लागू कब, मतलब घोषणा कब हुई थी? 19 और 20 जुलाई को, ठीक है ना। और किसने इसको करा था? लॉर्ड कर्जन ने। और किसने इसको रीयूनाइट करा था? बंगाल को रीयूनाइट किसने करा था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग टू ने, ठीक है, याद रखना है। अब बारदोली सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है। बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको लीड करा था 1928 में। बहुत बार पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है? 1928 में। किसने लीड करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। उसमें बारदोली सत्याग्रह जो था ना, आज का तो गुजरात था, उसमें बॉम्बे प्रांत में था, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे में उस समय बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था ये, आज ये गुजरात का हिस्सा है, ठीक है। और इसी बारदोली सत्याग्रह में ना इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो कभी कोई पूछ लेता है कि सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली सत्याग्रह में जो वुमेन्स इनका साथ दे रही थी ना, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। और इनको यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इनको यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यूनिफायर, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने यूनाइट करी थी ना सभी राज्य को, सभी जितने भी राजा थे उनको सबको यूनाइट करा था, ठीक है ना, सभी घरानों को यूनाइट करके इंडिया बनाया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिफायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी यही थे 1947 से 1950। याद रखना, उस समय चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है। चुनाव जब पहला इलेक्शन जो हुआ है वो 1951 में हुआ है। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के यही थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर भी यही थे, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यही थे। 1947 से 1950 तक ये होम मिनिस्टर रहे हैं। आयरन मैन इन्हीं को कहा जाता है, यूनिफायर यही हैं, सरदार की उपाधि इन्हीं को दिया गया था। कब? बारदोली में, बारदोली सत्याग्रह के टाइम पे। उस समय बारदोली कहाँ था? बॉम्बे प्रांत में। कब हुई बारदोली? 1921 में। अब चलते हैं होम रूल आंदोलन। देखो, होम रूल आंदोलन 1916 में हुई, 1 अप्रैल में जिनको बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर में एनी बेसेंट ने, दोनों को मर्ज किया 1918 में, और 1920 में आईएनसी में मिलाया गया होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल आंदोलन दो होम रूल आंदोलन हुई है, ठीक है ना, याद रखना है। 1916 अप्रैल में और 1916 सितंबर में। 1916 अप्रैल में, 1916 सितंबर में। 1916 अप्रैल वाला किसने करा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और 1916 सितंबर वाला किसने करा था? एनी बेसेंट ने। और दोनों को मर्ज कब हुआ? 1918 में। 1920 में क्या हुआ? इसको आईएनसी में मिला दिया गया। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी कब बनी थी? क्योंकि देखो, पेपर बीपीएससी का बिहार का दे रहे हो, तो ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड आता है, ठीक है ना। तो बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? 1908। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पटना में। बिहार प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी 1908, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पटना में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा है वो है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा जो थी वो हमारी 1936 में बनी। याद रखना है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनी है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनी है। और किसने बनाया इसको? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा कब बना? 1936 में। किसने बनाया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और ये पहला सेशन इसका कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। पहला सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और आईएनसी के नेता उस समय जो सेशन में भाग लिया था उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, JLN लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म मैंने, जवाहरलाल नेहरू। और इसके सचिव कौन थे उस समय के? ये पूछ सकता है। NG रंगा, ठीक है, NG रंगा। और फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष कौन थे?
ठीक है, वो भी स्वामी सदानंद सरस्वती, क्योंकि उन्होंने ही इसको बनाया था। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी? 1936 में। और किसने बनाया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। पहला सेशन कहाँ हुआ इसका? लखनऊ में। आईएनसी से किसने भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके सचिव कौन थे? एनजी रंगा। और पहला सेशन के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती, जिन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा को बनाया। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब भारत ने ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत ने अपना यूपीआई शुरू करा है। और भी कंट्रीज में भारत अपना यूपीआई शुरू करा है। यूपीआई, ठीक है ना, जो आप यूपीआई करते हो ना, पेमेंट करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना यूपीआई कहाँ कहाँ शुरू करा है। तो याद रखना है, सबसे पहले इन्होंने नेपाल में शुरू करा। सबसे पहले कहाँ शुरू करा है? नेपाल में। भारत ने अपना यूपीआई सबसे पहले नेपाल में शुरू करा है। ठीक है ना, सबसे पहले यूपीआई सिस्टम नेपाल में। और वहाँ जाओगे ना आप, तो वहाँ भी आप भारत के बैंक से जैसे यूपीआई कर सकते हो, तो वहाँ भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी कहाँ कहाँ करा है हमने? फिर पेरिस फ्रांस में, जब पेरिस फ्रांस एट द आइकॉनिक एफिल टावर के पास। ठीक है ना, ये हमने वहाँ भी यूपीआई सिस्टम स्टार्ट करा है। श्रीलंका में भी करा है, मॉरिशस में भी करा है, ठीक है ना, और फ्रांस में भी करा है, यूएई में भी करा है, सिंगापुर में, भूटान में, ठीक है, और नेपाल में। ठीक है, ये याद रखना है इसको। ठीक है, इसमें भारत ने ये अपना यूपीआई कहाँ कहाँ शुरू करा है? फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस, ठीक है, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल। ठीक है ना, ये सारे के सारे। और सबसे पहले कहाँ करा है ये याद रखना है? फ्रांस, वो नेपाल में। सबसे पहले कहाँ करा है? नेपाल में। और फ्रांस में कहाँ पे करा था भाई? एफिल टावर के पास। एफिल टावर के पास। ठीक है, ये याद रखना है। चलो, अब इसरो के बारे में आ जाओ। तो इसरो द्वारा 2024 में ना अंतरिक्ष यात्रियों के सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो ये पूछ सकता है कि अभी 2024 में जो अंतरिक्ष यात्री को भेजना है उसका नाम क्या है? गगनयान। उसका नाम क्या है? इसमें 3 लोग हैं और 1 महिला है। 4 लोगों को जाना है। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने का प्लानिंग हमने शुरू करी है। ठीक है, इसरो द्वारा 2024 में। ठीक है, इसका नाम क्या था? पहले तो गगनयान। ठीक है ना, ये आएगा तो आपको फट से लगा पाओगे ना। और इसमें 3 लोग थे, 3 पुरुष और 1 महिला, 4 लोग जाएंगे। ठीक है ना, इसरो का ये प्लान है। ठीक है ना, अंतरिक्ष यान हम भेजेंगे जिसमें हम पहली बार हम लोगों को भेजेंगे। मतलब इसरो भी पहली बार किसी को, मतलब हम तो पहले गगन रहे, वो जो भी हम यान भेजते तो उसमें लोग नहीं होते थे। अब जो होंगे उसमें लोग भी जाएंगे। ठीक है, 4 लोग जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब लीची, ये याद रखना है। लीची मुजफ्फरपुर और गोभी वैशाली ये फेमस है यहाँ पे। ठीक है ना, लीची मुजफ्फरपुर और गोभी वैशाली ये सारे स्वीट सिटी है। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में लीची फेमस है और वैशाली में गोभी। मुजफ्फरपुर में लीची और वैशाली में गोभी। मुजफ्फरपुर में लीची और वैशाली में गोभी। अब चलते हैं G7। याद रखना, G7 कंट्रीज का नाम कभी पूछ लेता है। कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूएसए, जापान, यूके। ठीक है, G7 कंट्रीज, भारत नहीं है इसमें। ठीक है, और G7 की अध्यक्षता जो अभी अभी हुई थी इटली में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया था 2024 में मेलोनी के द्वारा। ठीक है, तो उसमें G7 की अध्यक्षता किसने करी थी? इटली ने करी थी। G7 की अध्यक्षता किसने करी थी? इटली ने करी थी। और इसमें 7 देश है G7 में। नाम से पता लग रहा है G7 है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है ना। कनाडा, जर्मनी, ठीक है ना, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूएसए, जापान और यूके। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इटली ने। ठीक है, 2024 में आ सकता है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन अच्छा है। अब 1917 में चंपारण में जो आंदोलन गांधी जी ने करा था, ये आंदोलन में बुलाया किसने था इनको? राजकुमार शुक्ला ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही 3 कठिया जो 1916 में जो हुआ था ना सेशन, उसमें राजकुमार शुक्ला ने ये मुद्दा उठाया था। ठीक है ना, और उसके बाद 1917 में भी इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि 3 कठिया मजदूर के लिए, जो नील उगाने वाले किसानों के लिए इन्होंने वो समस्या उठाई थी। और मैंने याद करवाया था 1917 में अध्यक्ष कौन थे आईएनसी के? तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। और ये जो राजकुमार शुक्ला थे, इनके टीम में ना कुछ लॉयर थे, जैसे ब्रिज किशोर प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा और आचार्य कृपलानी। इनके नाम याद रखने। तो देखो बुलाया किसने था, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। ठीक है, चंपारण में तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ठीक है,
उसी समय लखनऊ में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। ये याद रखना, लखनऊ में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लखनऊ में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था 1916 में, तो 31वां अधिवेशन था। ठीक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? धान। और कहाँ पे? रोहतास में। रोहतास में गेहूं भी उगते हैं, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? धान के उत्पादन की जाती है। कहाँ पे? रोहतास में। और गेहूं भी वहीं पे। धान और गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? रोहतास में। ठीक है, धान और गेहूं सबसे ज़्यादा। जो चंपारण में, जो कहाँ उगाया जाता है? चंपारण में। ज्वार भोजपुर में, मक्का कटिहार में, आलू नालंदा में। ठीक है, नालंदा में। ठीक है। और शुगर केन पश्चिमी चंपारण में, अमरूद प्याज ये भी नालंदा में। ठीक है, याद रखना है। इंटरनेशनल ऑनियन डे, ये कभी कभी ऐसे याद रख लो, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद रख लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इंटरनेशनल ऑनियन डे ये मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है। और याद रखना है, आम जो है वो दरभंगा में फेमस है। आम जो है वो दरभंगा में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन कहाँ होता है? रोहतास में। गेहूं भी रोहतास में। जो कहाँ पे? चंपारण में। ज्वार भोजपुर में, मक्का कटिहार में, आलू नालंदा में, शुगर केन पश्चिमी चंपारण में, अमरूद प्याज ये भी नालंदा में, आलू भी नालंदा में। और इंटरनेशनल ऑनियन डे कब मनाते हैं हम लोग? तो 30 मई को। और आम कहाँ पे? दरभंगा में। आम कहाँ पे? दरभंगा में। ठीक है, तो चलो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना भी, ताकि आपके पास जल्दी जल्दी सारे कंटेंट पहुंच सके। और मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए, देखो आप ये नोट्स बना लोगे ना, जो आप ये खुद से ही पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने वीडियो देख के कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा जरूर हुआ है। ठीक है, और आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, 40 नंबर का हमारा जीएस क्वेश्चन होता है, देखना आप उसमें से जरूर 35-36 नंबर आप ले पाओगे। ठीक है, और अच्छे से करोगे तो 40 में से 40 भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करना।